नमस्कार दोस्तों, नमस्ते मझियाँ चैनल में आपका स्वागत है। और आज 8वीं कक्षा का यह दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूँ, इतिहास पाठ्य पुस्तक का। ये नोट्स बहुत ही उपयोगी होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी पुस्तक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। दूसरा चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार से साम्राज्य तक कहने का मतलब है अंग्रेज लोग व्यापारी बनकर आए थे हमारे देश में और साम्राज्य खड़ा कर दिया था। उसी का ये चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। एग्ज़ाम में यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुगल बादशाह में सबसे आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था और सबसे आखिरी बादशाह कौन था। तो यदि एग्ज़ाम में सबसे आखिरी शक्तिशाली बादशाह पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा औरंगजेब। और यदि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था तो वो हो जाएंगे बहादुर शाह जफ़र। तो चलिए, औरंगजेब कौन थे? आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उसके बाद जितने भी बादशाह हुए सभी कमज़ोर होते गए धीरे धीरे। आगे है, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र तथा उनके बेटों की गिरफ्तारी की गई। बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों की गिरफ्तारी किसने की थी? कैप्टन हडसन ने। इस चैप्टर में एक वर्ड आया हमारे सामने, वाणिज्यिक। वाणिज्यिक वाणिज्यिक क्या है? वाणिज्यिक क्या होता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वाणिज्यिक का मतलब एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था। वाणिज्यिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों? वाणिज्यिक का मतलब ये है कि कम कीमत पे किसी वस्तु को खरीदकर उसको ज़्यादा कीमत में बेचकर मुनाफा कमाया जाना, यानी व्यापार से संबंधित है वर्ड वाणिज्यिक। चलिए आगे चलते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब शुरू हुई थी? 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे। उस समय कंपनी के व्यापारी को कुछ कहा जाता था। उस समय कंपनी के व्यापारी का एक स्पेशल नाम था। क्या नाम था? फैक्टर। उस समय कंपनी के व्यापारी को फैक्टर कहा जाता था। फिर अगला पॉइंट ये है कि कलकत्ता का नाम कैसे चेंज हुआ था। सबसे पहले कालीकाता, उसके बाद कलकत्ता, उसके बाद अब वर्तमान में है कोलकाता। ये कोलकाता जो है कलकत्ता और कालीकाता का बदला हुआ नाम है। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान थे। बंगाल के नवाब कौन थे उस समय जब अंग्रेज़ों का आगमन होना प्रारंभ हुआ हमारे देश में? उस समय बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान। बंगाल में मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। मुर्शीद कुली खान तो थे उस समय, मतलब प्रारंभ में, उसके बाद फिर अलीवर्दी खान बने और उसके बाद सिराजुद्दौला बने। और सिराजुद्दौला का ही युद्ध हुआ था प्लासी की लड़ाई में। अभी वो भी आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। अगला पॉइंट है 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हो गई? 1756 ईस्वी में। और अलीवर्दी खान की मृत्यु होते ही अंग्रेज़ों को बंगाल में अपना सत्ता स्थापित करने का उपाय सूझा। मतलब उनको एक मौका मिल गया कि अब कुछ किया जाए। अगला पॉइंट है 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी का नेतृत्व किया।
1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी का नेतृत्व किया, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में, और किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। और प्लासी के युद्ध में हार किसकी हुई थी, हार हुई थी सिराजुद्दौला की। आगे चलते हैं। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर के कारगुजारी के कारण अंग्रेजों ने उसे बंगाल का नवाब बना दिया। ये देखिए, किसी ने बदमाशी किया था, मतलब धोखेबाजी की थी किसी ने, वो उसका नाम क्या था, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो था वो अंग्रेज़ों की कारगुजारी किया करता था, मतलब वही मौका देता था, वही मतलब अंग्रेज़ों का साथ देने लगा बंगाल की सत्ता हथियाने में। और जब प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला हार गए तो मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया था। आगे, प्लासी की जंग ही भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी का लड़ाई जो हुआ था उसमें कंपनी का जो जीत था वही बहुत बड़ा जीत था, शुरुआती स्टार्टिंग वहीं से हुआ था। प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को सुल्तान बना दिया गया। अब देखिएगा आगे क्या नया मोड़ आता है यहाँ पे। मीर जाफ़र को चलिए सुल्तान तो बना दिया गया, लेकिन मीर जाफ़र के विरोध के कारण कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया तथा बाद में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। इसका भी कुछ कुछ कारण रहा होगा, कुछ भी कारण था। जैसे अंग्रेज़ लोग जब क्या बोलते हैं सिराजुद्दौला को जब मार दिए तो किसको बनाए, मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र जब बना तो उसको टैक्स देना पड़ता था अंग्रेज़ों को, तो टैक्स देने में वो आनाकानी करता तो उसको हटा के फिर मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम भी जब टैक्स देने से इनकार करने लगा तो उसको हटा के फिर से मीर जाफ़र को बना दिया। यही खेल चलता था उस समय। चलिए अगले पेज में चलते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, घबराइएगा मत, वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है। हम ये पहला चैप्टर पढ़ाते समय ही बताए थे कि दूसरा चैप्टर कुछ बड़ा है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब शुरू होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। कंपनी तथा मीर कासिम के बीच हुई, जिसमें मीर कासिम को हराकर बंगाल से बाहर कर दिया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, मीर कासिम को हरा करके बंगाल से बाहर कर दिया गया था। कंपनी जो था वो मीर कासिम को हरा के आउट कर दिया। आगे, अंत में 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। बार बार उलटफेर होता था, कभी मीर कासिम, कभी मीर जाफ़र, कभी मीर जाफ़र, कभी मीर कासिम। तो ऐसे में 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव 18 वर्ष की उम्र में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आया तथा 1767 ईस्वी में वापस चला गया। रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप लोग पहले चैप्टर में ही सुन लिए होंगे। रॉबर्ट क्लाइव 18 वर्ष की उम्र में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आया, यानी भारत आया, और 1767 ईस्वी में वापस चला गया। इस बीच वह 2 बार गवर्नर बना। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जो था 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया था। उसमें महाभियोग चल रहा था, 1774 ईस्वी में वो आत्महत्या कर लिया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। कंपनी ने क्या किया, भारतीय रियासत जितने भी थे उसमें रेजिडेंट तैनात कर दिए। किस लड़ाई के बाद,
बक्सर की लड़ाई के बाद। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी या जेपीएससी के एग्ज़ाम में आता है, इतना डीपली एसएससी जेएसएससी ये सब नहीं जाते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात किए थे, तो बक्सर की लड़ाई के बाद। आगे, शेर मैसूर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता था। अब आगे चलते हैं। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782। हैदर अली का शासनकाल कब से कब तक था? 1761 ईस्वी से लेकर के 1782 ईस्वी तक, तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 था। आगे, मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और आखिरी हुआ था 1799। और श्रीरंगपट्टनम के आखिरी जंग में ही कंपनी को सफलता मिली, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान बहुत ही विख्यात है। और टीपू सुल्तान का जिक्र बार बार, मतलब इतिहास जब आप पढ़िएगा, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा नाम है टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली, उनका भी। हैदर अली और टीपू सुल्तान बार बार अंग्रेज़ों को मात दिए हैं, बार बार अंग्रेज़ों को हराए हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ हराया, उनको खदेड़ा नहीं। उनको समय समय पे मसालों का कारोबार अपने यहाँ से करने दिया। ये खैर उनकी गलती रही होगी उस समय की, या उस समय जो भी होगा उनका राजनीतिक परिदृश्य जो भी होगा। आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान मारे गए कब? 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में। इसके बाद मैसूर पर सहायक संधि थोपकर उसका राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। आगे चलते हैं। 1761 ईस्वी में क्या हुआ था? आप लोगों को याद होगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। कंपनी ने मराठों को हराया। ये नोट्स बहुत ही सोच समझ करके तैयार किया गया है, और इसमें बड़े लेवल का भी ख्याल रखा गया है और छोटे स्तर का भी ख्याल रखा गया है। यानी जेपीएससी यूपीएससी के स्टूडेंट भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, और एसएससी जेएसएससी एनटीपीसी के विद्यार्थी भी यहाँ से अपना अध्ययन पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में हुआ था। और ख़त्म कब हुआ? सालबाई संधि के साथ ख़त्म हुआ था। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ ख़त्म हुआ, जिसमें कोई नहीं जीता। जिसमें जीत हार की व्याख्या नहीं की गई है कि कौन जीता कौन हारा, इसमें संधि हो गई थी। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था। अगले पेज में चलते हैं। उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। वो जो युद्ध हुआ उसमें कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। आगरा, दिल्ली, मतलब धीरे धीरे अंग्रेजों ने पांव पसारना शुरू किया था इस युद्ध के बाद। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 19 में मराठों की पूर्णतः हार हुई। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 1819। इसमें मराठों की पूर्णतः हार हुई थी। इस प्रकार अब विंध्य के दक्षिण में जो स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का कब्जा हो गया था। विंध्य के दक्षिण में जितना भी भूभाग था सब पर कंपनी ने कब्जा जमा लिया था। आगे चलते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे, जिन्होंने
सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की थी लॉर्ड हेस्टिंग्स। अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर कित्तूर, कर्नाटक का पुराना नाम है कित्तूर, पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने किसको हरा करके कर्नाटक पर कब्जा किया था, कित्तूर पर कब्जा किया था? रानी चेन्नम्मा को हरा करके। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको रूस से डर लगने लगा था। रूस का प्रभाव जो बढ़ता जा रहा था उसे डर महसूस हुआ। अंग्रेजों ने 1843 में सिंध तथा 1849 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज धीरे धीरे पांव पसार रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अंग्रेजों ने 1843 में सिंध तथा 1849 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। आगे चलते हैं। पंजाब के राणा रणजीत सिंह की मृत्यु, पंजाब के राणा रणजीत सिंह की मृत्यु 1831 ईस्वी में हो गई। राणा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1831 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति शुरू किया। विलय नीति कौन शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी। इस नीति के तहत सतारा 1848 ईस्वी में, संबलपुर 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी, नागपुर 1853 ईस्वी और झांसी 1854 ईस्वी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति अपनाया था। इस नीति के तहत वो राज्यों को हड़पना शुरू किया था। तो 17 को 1848 में इसी तरीके से, मतलब ये देख लीजिएगा, यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है कि कौन कौन से जगह को, कौन कौन से प्रांत को या कौन कौन से रियासत को उन्होंने कब कब हड़पा था। अंत में 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर भी नियंत्रण कर लिया। 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर नियंत्रण कब किया था? 1856 ईस्वी। आगे, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक थे। उनके समय में 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। वारेन हेस्टिंग्स के समय में 3 थे प्रेसिडेंसी। कौन कौन थी यहाँ भारत में? बंगाल, मद्रास और बम्बई। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। प्रशासकीय सुधार किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार उल्लेखनीय थे। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार उल्लेखनीय थे। तो चलिए अगले पेज में चलते हैं। आगे है गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय। गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इसको भी देखते चलिए। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। गोरे शासक जो थे अंग्रेज लोग, उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियाँ बनाई और उसमें अपने आवास बनाए। आगे अगला पॉइंट है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। और कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग प्रत्येक एग्जाम में। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा।
और 1498 ईस्वी में, सॉरी 1498, 58 नहीं 1498, 1498 में कालीकट पहुंचा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन थी। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी उस समय? लिस्बन थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा था। कोलंबस का नाम आप लोग सुने होंगे। वे लोग कोलंबस जो था अमेरिका का खोज किया था। वो 1492 ईस्वी में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा। आगे चलते हैं। 1772 ईस्वी में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। 1772 ईस्वी में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत क्या होता है? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, चलिए ये भी इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल अभी आगे चलते हैं। नाम यहाँ पे याद रखें, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। ये यूपीएससी जेपीएससी लेवल का प्रश्न है। दीवानी अदालतों के मुखिया कौन होते थे? यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। फौजदारी अदालतें किसके अंतर्गत काम करती थी? काजी और मुफ्ती के अंतर्गत। आगे है, ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का जो मुकदमा चला था 7 साल तक चला था। 1857 ईस्वी का भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। 1857 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग यानी आधे से अधिक और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर भी कंपनी का ही प्रभाव था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। चलिए एक लास्ट छोटा सा पेज बचा हुआ है, मतलब 1 या 2 पॉइंट है इसमें, इसको भी देख ही लेते हैं। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे और 1834 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा का अंत हुआ। दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों? 1834 ईस्वी में। तो चलिए ये दूसरा चैप्टर में बस इतना ही। अब अगले क्लास में मिलेंगे तीसरा चैप्टर में। तीसरा चैप्टर भी बेहद इम्पोर्टेंट है, देखना मत भूलिएगा। और यदि ये वीडियो आपको लगा होगा कि इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न कवर किए गए हैं और मेन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन इससे हो सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी तक हमारा ये चैप्टर 2 का वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बाय। अगले क्लास में मिलते हैं जल्दी ही।